आज बात करेंगे हम एचएफसीएल की, भेल की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, एवेंटल की और सुजलॉन की। सबसे पहले हम बात करेंगे एचएफसीएल की। एचएफसीएल ने अभी हाल ही में ना 72.34 करोड़ रुपीस का एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है। जो अपोजिशन में पार्टी थी उसका नाम है डब्ल्यूपीसी, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से है। 28 जून 2011 को जो इनका ये डिस्प्यूट था एचएफसीएल, उसका डिसीजन जो है एचएफसीएल के फेवर में था। तो डब्ल्यूपीसी इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं था, अनसेटिस्फाइड था, तो इन्होंने आर्बिट्रेशन लागू कर दिया 9 अगस्त 2011 को। मतलब जून में इनका डिसीजन आया एचएफसीएल के फेवर में और इन्होंने अगस्त में जो है ये आर्बिट्रेशन लागू किया। अब इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 18.19 करोड़ रुपीस का, लेकिन एक इंटरेस्ट वगैरह लगाने के बाद सारा जो फाइनल अवार्ड जीता है इन्होंने 72.34 करोड़ रुपीस का। और इसके साथ ही ये भी है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर 60 डेज के अंदर अगर एचएफसीएल को ये पेमेंट नहीं मिलती है तो एचएफसीएल जो है एंटाइटल होगा 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एचएफसीएल ने अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक खराब हो गया है। अब इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा और ये कंपनी हमें डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। अब बात करते हैं हम भेल की। भेल ने भी हाल ही में 2 आर्बिट्रेशन अवार्ड जीते हैं। अपोजिशन में जो पार्टी थी उसका नाम है जेपी पावर। आपको बता दूं, जो पहला अमाउंट है वो है 361.19 करोड़ रुपीस का और दूसरा है 75.96 करोड़ रुपीस का। अब ये जो केसेस है ना इनके, इसमें जो इन्होंने फाइनल इंटरेस्ट वगैरह के साथ जो फाइनल अमाउंट है वो इन्होंने क्लियर नहीं किया है। लेकिन आपको बता दूं कि 6 केस भेल के ऐसे हैं जो कि आपस में डिस्प्यूट में चल रहे हैं और काफ़ी बड़े अमाउंट के हैं। और आर्बिट्रेशन की बात करें तो पूरे 32 ऑनगोइंग प्रोसेस में चल रहे हैं इनके केस, जो कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट के हैं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। और बता दूं आपको, भेल के बारे में अब जो तेज़ी रुक चुकी है इस स्टॉक में, तो आपको बता दूं कि भेल ने अगर थोड़ा हमें रिजल्ट्स के साथ ही भी डिसअपॉइंट किया ना तो भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भेल जिस तरीके से काम कर रहा है ना उसमें हमें यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसे होल्ड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पूरे 3000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज किया है 90.25 पर शेयर के हिसाब से। और 5% से ज़्यादा की जो अलॉटमेंट हुई है वो पूरे 7 इंस्टीट्यूशन को हुई है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और बजाज अलायंस भी शामिल है। आपको ये भी यहाँ पर देखो, समझने की बात यह है कि जब भी कोई कंपनी हो, बैंक हो, क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज करती है ना, तो कोई भी पागल तो है नहीं यूं ही अपना पैसा उठा के देगा। जाहिर सी बात है, कंपनी कुछ ना कुछ अपना आगे का विजन दिखाती है तभी, और उनको ग्रोथ वहाँ नजर आती है, अच्छे रिटर्न्स नजर आते हैं, तभी तो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस। तो आपको समझना ये है कि वैसे ना बैंक के मुताबिक बैंक का कहना है कि जो ये फंड रेज किया है इन्होंने, जो है आने वाले बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इनको एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने ये फंड रेज किया है। तो आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि कंपनी जो है, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है। आपको ये भी बता दूं कि जो बैंक के लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है उनकी रेटिंग को भी अपग्रेड कर दिया गया है, जो कि पहले AA थी और अब वो AA पॉजिटिव हो चुकी है। तो यहाँ आपको बैंक के बिजनेस मॉडल को देखते हुए समझना पड़ेगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है बहुत सही दिशा में काम कर रही है। बस यहाँ पर पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। बात करेंगे हम एवेंटल की। एवेंटल को 6 अक्टूबर को एक नया ऑर्डर मिला है, जो कि मुंबई की एक ऑर्गेनाइजेशन से मिला है इनको, और इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो 10.39 करोड़ रुपीस रहने वाली है। इसमें जो एवेंटल है वो सेटकॉम के इक्विपमेंट को सप्लाई करेगा डोमेस्टिक नीड को फुलफिल करने के लिए, और इसकी जो सप्लाई होगी वो इनको 5 अक्टूबर 2024 तक कर देनी है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि जो एवेंटल है, देखो इसकी जो वीडियो बनाई थी ना मैंने डिटेल एनालिसिस की एवेंटल की, वो बनाई थी 24 सितंबर को। और उसके बाद ये जो कंपनी है इसने ना काफ़ी अच्छे लेवल्स दिखाए थे, 215 217 के लेवल भी दिखाए थे इस कंपनी ने। लेकिन उसके बाद इसने, क्योंकि बोनस की भी इसमें बात हुई उसके बाद, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा उछाल करके दिखाया। उसके बाद 288 रुपीज़ को टच कर दिया।
कितने कम समय में कितनी अच्छी दूरी तय करी है इस कंपनी ने। और अब ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में है ना 271 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा एज अ स्मॉल कैप कंपनी ये जो एवेंटल है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दे रही है। तो ये कंपनी का बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मेरे को ऐसा लगता है कंपनी शेयर होल्डर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सही काम करती है। उनकी सुज़लॉन के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सुज़लॉन को हमें एक लंबी नज़र से देखने की ज़रूरत है। देखो कुछ लोग इस स्टॉक में ट्रेड भी कर रहे हैं, नीचे के लेवल्स दिखाए तो मैं उनसे यही कहूँगी कि नीचे के लेवल्स दिखाए तो भाई बाय कर लो, ऊपर के लेवल्स दिखाए तो सेल कर दो अपने हिसाब से। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक स्पेसिफिक क्वान्टिटी जो आप एक लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो उसे एक अलग अकाउंट में रखो और उसे भूल जाओ, उसकी तरफ नज़र मत डालो। क्योंकि कंपनी है ना पूरी तरीके से एफर्ट्स लगा रही है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कंपनी के जो शेयर्स प्लेज थे उसमें 96 करोड़ शेयर्स जो हैं वो रिलीज हो गए हैं। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा लिया है। और आपको ये भी बताऊं कि QIP के थ्रू जो उन्होंने फंड रेज किया उसमें भी इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी अच्छी एक अलॉटमेंट ली है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पर इस इन्फॉर्मेशन का मतलब यही है कि इस स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखने की ज़रूरत है। हालांकि इस स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न्स ये दे चुकी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अभी इस कंपनी में और भी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और कंपनी पूरी तरीके से एफर्ट्स लगा रही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जहां भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ाने की बात आती है, म्यूचुअल फंड की पार्टिसिपेट करने की बात आती है, वहां पर स्टॉक का मतलब सीधा यही हो जाता है कि इसे आपको एक लंबी नज़र से देखने की ज़रूरत है। ग्रीन एनर्जी में जिस तरीके से सुज़लॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे देखो इस वीडियो को किसी भी तरीके की टारगेट वाली या इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है और एक व्यू बनाने की, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे व्यू बनाने की कोशिश करी है। तो अब जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।